नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आज बात एक ऐसे चुनाव की जिसको लेकर के सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। चुनाव हो, उसके परिणाम हो या फिर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन रहा हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चला। आज बात हालिया विधानसभा में हुए विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के होगी। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के दो खास पहलू होते हैं, महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा माने जाते हैं, जरूरी अंग हैं उसके। एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। ये जो दोनों पहलू हैं, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र की प्राण रक्षा के लिए ये दोनों ही पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में अगर जरा भी डिसबैलेंस हो, ये दोनों पहलुओं में जरा भी समस्याएं आएँ और डिसबैलेंस हो, तो इस जो डिसबैलेंस होने के बाद जो प्रभाव होगा, उस प्रभाव को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक उसका पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान के हिसाब से पूरी कार्य जो तमाम तरीके के चुनाव से लेकर के वो सारी चीज़ें तय होती हैं। पर लोकतंत्र जिस कार्य प्रणाली से चलता है, जो लोकतंत्र में कार्य होता है, संसदीय जो कार्य होते हैं, वो परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। एक चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए कई तरीके की परंपराएं बनाई गई हैं और उन्हीं परंपराओं पर लोकतंत्र की सारी जितनी भी संसदीय कार्यवाही होती है वो उन्हीं परंपराओं पर आधारित होती है। इन्हीं परंपराओं की जो इन परंपराओं को देखा जाए, इन्हीं परंपराओं के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो सत्तारूढ़ दल जो सरकार है उस दल का होता है। तो वहीं जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष का पद माना जाता है। ये माना जाता है कि उस पद पर विपक्ष का प्रतिनिधि आसीन होगा। अब ये यहाँ तक तो सारी बातें सामान्य थी, सारी स्थितियाँ सामान्य थी। एक एक चीज़ जो परंपराओं की जानकारी में आती है और जो परंपरा के हिसाब से होती है, ये सारी बातें हुई। अब फिर ये बवाल क्यों हुआ? बवाल इस चीज़ को लेकर के हुआ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है, वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और विधानसभा सदस्य विधायक निर्वाचित हुए। लंबे समय से विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। साल 2007 से ही पद रिक्त चला आ रहा था। बसपा की सरकार बनी, फिर सपा की सरकार बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। चुनावी एटमॉस्फेयर शुरू हो चुका है, चुनाव का पूरा एक माहौल बन चुका है। कुछ समय के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में अचानक से सरकार को क्या ज़रूरत आ गई कि उसने विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव कराने का निर्णय लिया। न केवल निर्णय लिया बल्कि चुनाव कराया भी। गए सोमवार 18 अक्टूबर को सरकार ने विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कराया। एक दिन का सत्र बुलाया गया था, उसी सत्र में उस समय पर चुनाव हुआ। विपक्षी जो पार्टी है उसने नरेंद्र वर्मा जो उसके विधायक हैं उसको प्रत्याशी बनाया, तो वहीं एक प्रत्याशी नितिन अग्रवाल भी बनाया गया। यहाँ मैं अभी केवल एक प्रत्याशी कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर मैंने केवल एक प्रत्याशी कहा था। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लें। जो नरेंद्र वर्मा हैं वो सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा की सीट से वर्तमान समय में विधायक हैं। सीतापुर के मूल रूप से रहने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है। एक अच्छे राजनेता, एक लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रखते हैं। 6ठी बार वो वर्तमान समय में विधायक हैं। वहीं नितिन अग्रवाल की बात की जाए तो नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चर्चित नाम, बड़े नामों में गिनती जिनकी होती है, उस नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नरेश अग्रवाल के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति में जरा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति नरेश अग्रवाल को जानता ही जानता है और साथ ही साथ ये भी जानता है कि नरेश अग्रवाल मतलब सत्ता के करीबी। प्रदेश में, केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, नरेश अग्रवाल जो हैं वो लंबे समय से उसके साथ जुड़ जाते हैं और ये हमेशा से उनकी फितरत मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी में जब रहे तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों को तोड़ करके उन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस वाली जो उनकी दल था उसको बना लिया था और तमाम तरीके के दूसरे जो राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए इनको जाना जाता है। बहरहाल नितिन उन्हीं के बेटे हैं। साल 2008 में जब नरेश अग्रवाल ने सीट खाली की थी तो वो हरदोई विधानसभा सीट से
विधायक चुने गए थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक हुए थे। फिर साल 2012 में बाद में जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए, समाजवादी पार्टी ने उनको 2012 में अपना उम्मीदवार बनाया, उसी हरदोई विधानसभा सीट से वो चुनाव जीते। जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो नितिन अग्रवाल उस सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे थे। फिर साल 2017 का चुनाव भी वो सपा के टिकट पर लड़े थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, प्रचंड जीत हासिल हुई, उस समय भी नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। इतना ही नहीं, इनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदासीन व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी विधानसभा में उनको हराने के लिए रैली किया था। बावजूद इसके भी नितिन अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बहरहाल नरेश अग्रवाल बाद में 2018 में समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी हो गई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नितिन अग्रवाल भी लंबे समय से बागी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी बगावत को लेकर के ही जो विपक्ष ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी, उन्होंने सदन में इनकी सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी, जिसको विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने खारिज कर दिया था। अब बहरहाल बात चुनाव पर लौटा जाए। चुनाव, सरकार ने उसका चुनाव कराया। नरेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव, समाजवादी पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर नितिन अग्रवाल मैदान में उतरे। चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नितिन अग्रवाल ने अपना नामांकन किया। अब जो चुनाव हुआ, आंकड़ों पर एक नज़र डाल लीजिए। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें कुल 403 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दलगत अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में, हालांकि जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पास 311 सीटें हुआ करती थीं, इसी तरीके से सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, उसकी सीटें थीं। और अब वर्तमान समय में, हालिया समय की बात की जाए तो बीजेपी के पास 304 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 49 सीटें हैं, बसपा के पास 16 सीटें हैं, अपना दल 9, कांग्रेस 7, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो राजभर, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसमें उसके 4 विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं, 2 विधायक जो हैं वो अभी असंबद्ध हैं, और आरएलडी, निर्बल इंडिया जैसे पार्टीज़ के पास भी 1-1 सीट वर्तमान में है। हालांकि आपको एक चीज़ यहाँ ये भी याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी की ही विधायक, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव अदिति सिंह लड़ी थी रायबरेली सदर से, जो अब बागी विधायक के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने भी इस मतदान में हिस्सा लिया था। बहरहाल ये बातें मतदान की हो गई। जब मतदान हुए, जो नतीजे बताए गए उसके हिसाब से कुल 368 वोट पड़े, 4 वोट अवैध रहे थे, 364 वैध वोट हुए, जिसमें 304 वोट नितिन अग्रवाल के पक्ष में गए थे और 60 वोट नरेंद्र वर्मा के पक्ष में गए। ये माना जाता है कि जो बसपा के विधायक हैं उन्होंने भी नरेंद्र वर्मा के समर्थन में वोट डाले थे। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव को अलोकतांत्रिक बताते हुए इस चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया था। नितिन अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। एक दिन के लिए वो चेयर पर भी बैठे। अब उनको चेयर पर बैठने का मौका कब मिलेगा ये तो बात की बात है, क्योंकि अब फिलहाल चुनाव बेहद नज़दीक आ चुके हैं। जिस समय चुनाव के नतीजे आए उस समय नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठे हुए थे। चुनाव नतीजा आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके पास तक गए और उन्होंने इनको बधाई दी। जिस समय ये समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठे थे उस समय ये रामनामी पटका पहने हुए थे। अब इस चुनाव का अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो जो विधानसभा उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का ये दूसरा मौका था। कांग्रेस पार्टी जिसने इस चुनाव का ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि ये अलोकतांत्रिक है, साल 1984 में कांग्रेस पार्टी ने ही पहली बार इस परंपरा को तोड़ने का काम किया था। 1984 में कांग्रेस के पास पूरा संख्या बल था और उस कांग्रेस ने तब ये डिसाइड किया था कि विपक्ष को ये सीट, विपक्ष को उपाध्यक्ष की कुर्सी नहीं दी जाएगी। उस समय फिर कांग्रेस ने चुनाव करा लिया था। कांग्रेस पार्टी ने हुकुम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, वहीं विपक्ष ने रियासत हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल चूंकि कांग्रेस का ज़्यादा था इसलिए तय था कि हुकुम सिंह को जीतना है और हुकुम सिंह चुनाव जीत करके उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 37 साल के बाद अब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इस घटना को दोहराया गया है। दूसरी बार ये चुनाव
हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर 37 सालों के बाद फिर लंबे समय से खाली चल रही इस उपाध्यक्ष के पद पर जब कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे समय में चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बहरहाल इसको बहुत सीधे से समझा जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर सा मैसेज है कि सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने बनिया जो समाज है, जो बनिया समुदाय है, उसको साधने के लिए केवल उपाध्यक्ष का चुनाव कराया और उस पद पर नितिन अग्रवाल जैसे व्यक्ति को आसीन कराया। अब ऊपर मैंने एक बात कही थी कि दूसरे उम्मीदवार के तौर पर नितिन अग्रवाल, वो क्यों, उसको भी समझ लिया जाए। जब ये चुनाव हो गया तो विपक्ष ने सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हमने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। नितिन अग्रवाल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमने विपक्ष का ही समर्थन किया है, हमने उनके ही उम्मीदवार का समर्थन किया है। हालांकि ये बात आमतौर पर गले नहीं उतरती है। क्यों? नितिन अग्रवाल भले ही विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर हुए हों, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका जो है निरस्त करने की उनकी सदस्यता को ख़त्म करने के लिए अब कहा जा चुका है, हालांकि उसे खारिज कर दिया गया था। अब दूसरी तरफ राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने उस पर ये सवाल उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि हमने तो विपक्ष के ही उम्मीदवार का समर्थन किया है, तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि यदि नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये कैसे तय करेगी कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दूसरे दल को या सरकार को या जो सत्तारूढ़ दल है उसको कैसे हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को उम्मीदवार बनाया जिन्हें 60 वोट मिले। ऐसे में ये जो पूरा चुनाव है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने परंपरा को तोड़ा है और ये पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया गया। बहरहाल अब ये सारे चुनाव हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं, नितिन अग्रवाल उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं, एक दिन वो चेयर पर भी बैठ चुके हैं। ऐसे में अब जो आरोप है परंपरा तोड़ने और परंपरा को परंपरा बचाए रखने का, ये लगातार चल रहा है और ये चुनाव तक चलता ही रहेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि वास्तविकता क्या है, किसने परंपरा तोड़ा, किसने परंपरा को बचाया। हाल ही में कई जगहों पर जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं, अगर उसका उदाहरण देखा जाए, अगर उसको उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए, तो ये जो पूरा चुनाव है वो स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या करने की दृष्टिकोण से चुनाव हुआ लगता है और केवल चुनावी एक रणनीति के अंतर्गत ये चुनाव कराया गया था। कैसे? जो एमएलसी का चुनाव होता है, विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं उनको चुनने की एक प्रक्रिया होती है। यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 4 सीटें रिक्त होती है तो उन 4 सीटों का एक साथ चुनाव होता है। संख्या बल के आधार पर ये होता है कि सत्तारूढ़ जो दल होता है उसकी चूंकि संख्या ज़्यादा होती है, उसके आधार पर उसके अगर 3 सदस्य जाते हैं तो एक सदस्य विपक्ष का भी जाता है क्योंकि उसके पास भी एक संख्या बल होता है। अब नए समीकरण जो हैं, जो इस समय वर्तमान समय में कई चुनाव जो ऐसे हुए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि एक साथ 4 सीटों के चुनाव न करा के अलग अलग एक सीट 2-2 सीट पर चुनाव कराए गए। ऐसे में 4 की चारों सीटें सत्तारूढ़ दल के पास जाती हैं क्योंकि उनके पास संख्या बल अधिक होता है। जो 4 सीटों पर चुनाव अगर एक साथ हो तो उसमें जो क्रम बनेगा उस क्रम में अगर 3 सीटें सत्तारूढ़ दल को मिलती हैं तो 1 सीट अपने आप विपक्ष को चली जाएगी। पर चुनाव के तरीके, चुनाव की प्रक्रिया को बदल करके और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे में इस चुनाव पर भी सवाल उठना लाजमी है। बेहद बहुत ही सामान्य सी चीज़ है कि अब जो ये प्रक्रिया अपनाई गई वो क्यों अपनाई गई, क्या परंपराएं जो संसदीय परंपराएं हैं, क्या अब उनका कोई मूल्य, उनका महत्व नहीं बचा है, क्या अब जो पूरी राजनीति है वो केवल और केवल चुनाव जीतने पर ही केंद्रित हो चुकी है। बहरहाल इन सारी समस्याओं, इन सारे सवालों का जो जवाब है वो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और इनका जो जवाब है इनको तलाशना भी बेहद मुश्किल कार्य है। ऐसे में ये सारी चीज़ें चुनाव पर जा कर के टिक जाती हैं। ये माना जाता है कि सरकार का किया धरा या विपक्ष का किया धरा जो भी है वो चुनाव परिणामों पर आधारित होता है। जो अगला चुनाव होगा उसमें जिसे जीत मिलेगी उसी को समर्थन मान लिया जाता है। फिलहाल आज के अंक में इतना ही।
सियासी किस्सों की अगले अंक में हमारी फिर आपसे भेंट होगी। सियासी किस्सों में आप किस मामले को लेकर के या किस किस्से को हमसे सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।